हेलो एवरीवन। कल से जो हम लोग ने किया था कि साइंस एंड टेक को कैसे किया जाए, तो कल हम लोग ने बहुत अच्छे से डिटेल में सब आयोग ने क्या सिलेबस दे रखा, इसमें क्या क्या चीज़ें रख द्वारा पूछे गए सारे सवाल को पूरा कर सके। मैंने कल के क्लास में बोला था कि हम लोग सबसे पहले एनर्जी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और ये याद रखिएगा एनर्जी चैप्टर से हर साल कोई ना कोई पेपर आता ही रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप 70 बीपीएससी में देखिएगा कि सोलर एनर्जी का पेपर आया, साइंस टेक का सवाल था पर आया। तो ऐसा मैं क्लास में बताया था कि अगर आपका साइंस टेक बहुत अच्छा रहा तो आपको करंट अफेयर में भी, ज्योग्राफी में भी, और साइंस टेक में भी, और एसे में भी आपको आप इस सब्जेक्ट का क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो वो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है सर एनर्जी में तो हम ऊर्जा पैदा करेंगे, एनर्जी चैप्टर अगर हम लोग पढ़े तो ऊर्जा पैदा करेंगे, दिन पर दिन ऊर्जा पैदा होती जाती है, तो इसकी संख्या बढ़ती जाती है, इसका डेटा बदलता जाता है। जब एग्जाम में अगर डेटा लिखने की बात आएगी सर, तो और जो डेटा लिखेंगे वो राइट है या रॉन्ग, इसका पता कैसे चलेगा, और से हमें लिखना चाहिए राइटिंग में। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनर्जी का डेटा डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये डेटा कैसे हमें आंसर कॉपी में लिखनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग या फॉर्मेटिंग आपको शायद क्लियर ना दिख रही हो। मैं सभी डेटा को इस साइड वाले बोर्ड पे लिख देता हूँ, और ओरिजिनल और जो बोर्ड पे लिखा हुआ जितना भी पीडीएफ होगा, ये दोनों पीडीएफ आपको बहुत क्लियरली डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग है, टाइपिंग में हिंदी में थोड़ी मोड़ी फॉन्ट साइज सपोर्ट ना करने के कारण थोड़ा मोड़ा हिंदी के जो एक दो वर्ड हैं वो थोड़ा डैमेज मिलेंगे पर पेज में। आप उसको पढ़ के समझ जाइएगा कि लिखा क्या हुआ है, पर वो उसकी स्पेलिंग थोड़ी मोड़ी चेंज हो सकती है, रीजन है सपोर्ट टाइपिंग में, तो जिसके कारण से दिक्कत आती है। ठीक है, पर मैं इसको करेक्शन बोर्ड पे ही करा दूंगा। देखिए, पहला तो ये चैप्टर है हमारा किसका है, ऊर्जा चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है ये हमारा, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। किस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब सवाल है क्या है, तो देखो हमें डेटा, हमेशा याद रखिएगा, हमें डेटा, हमें डेटा हमेशा अपने आंसर राइटिंग में, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आंसर राइटिंग में, ये ध्यान रखिएगा डेटा हमेशा पीआईबी का लेना है। अब पीआईबी का डेटा सरकारी डेटा होता है, ये हमेशा राइट होता है, इसमें कोई क्वेश्चन उठते नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी होती नहीं है। तो ये हमें मान के चलते कि पीआईबी डेटा सबसे सही और एक्यूरेट डेटा माना जाता है। पर डेटा कब तक का लिया जाए, जब तक अवेलेबल हो जाए। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है वो जून 2025 तक का है। अगर किसी डेटा को, ध्यान से देखिएगा, किसी डेटा को आंसर में, आंसर में अगर आपको लिखना है, लिखना है तो तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना पड़ेगा पीआईबी के अनुसार, पीआईबी के अनुसार, कॉमा जून 2025 तक, इस तरह से लिखकर फिर आपको यहां डेटा लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा आंसर राइटिंग में लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा डेटा का आधार क्या है, डेटा का सोर्स क्या है, आप ये डेटा कहां से लिख रहे हो। बिना सोर्स और आधार के डेटा लिखोगे तो भी नंबर मिलते, पर नंबर बहुत अच्छे नहीं मिलते। अगर आप आधार और सोर्स डाल के अगर डेटा लिखोगे तो आपके नंबर एक दो नंबर आंसर राइटिंग में बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा देखिए हमारे पास क्या डेटा है, और कौन कौन सा डेटा हमने हमें काम का है, और हमें कितना डेटा याद करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 डेटा, यहाँ पे देखिए, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जून 2025 तक 476 गीगावाट है। तो हमारी जो कुल क्षमता है, कुल ऊर्जा उत्पादन जो है, कुल ऊर्जा उत्पादन है या बिजली क्षमता बोल सकते हो आप इसे, भारत की
कब तक का बात कर रहा हूं मैं, जून 2025 तक की बात कर रहा हूं। डेटा कहां से लिया गया है, डेटा लिया गया है पीआईबी से। ये हमारे पास है 476 गीगावाट। याद रखना गीगा का मतलब होता है 10 के पावर 9, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर इतना लिखने में मेहनत नहीं करना, आप इस मेथड से लिखिए। ये मेथड सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें कोई गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक डेटा कि भारत अभी जून 2025 तक कितनी बिजली क्षमता है, कितना बिजली उत्पादन करता है, तो उसका डेटा है 476 गीगावाट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं कि आपको अंडरलाइन कर देता हूं दूसरे कलर से, कि आपको ये पता रहे कि हमें क्या हमारे काम का डेटा है। क्या है, कुल स्थापित बिजली क्षमता 2025 जून तक का। ठीक है, बिजली की जो कमी होती में जितनी मांग है और जितना उत्पादन उसमें कमी होता था, तो ये कमी में गिरावट आई है। पहले कमी कितनी प्रतिशत थी, अब कमी कितनी प्रतिशत हो गई, ये डेटा भी हमारे काम का है। देखिए, बिजली की कमी 2013-14 तक 4.2% थी। 2013-14 तक ये परसेंटेज था 4.2 बिजली की कमी की। बिजली की कमी क्या दर्शाता है, बिजली की कमी ये दर्शाता है कि हमारी मांग कितनी है और हम उत्पादन कितना कर रहे हैं। अगर हमारी मांग के चलिए मैथमेटिक्स के हिसाब से समझा जाए, मांग हमारी अगर 100 रुपए की है और उत्पादन सिर्फ, या तो हम पैसा कमा रहे हैं उसमें 96 रुपया ही हो रहा है, तो अभी भी गैप कितना है, कमी कितनी है, 4 रुपए की, तो हम बोलेंगे 4% की कमी है। उसी तरह से 2013-14 का डेटा था तो 4.2% की हमारी बिजली की क्या थी, कमी थी। पर 2024-25 में देखिए कितना अच्छा काम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में। 2025-26 में ये जो कमी का प्रतिशत है बहुत ही कम हो गया है। इस डेटा का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा क्षेत्र में भारत गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। 2013-14 में जो हमारा 4.2% की कमी थी, वो 24-25 में 0.1% हो गई है। अगर ये 0% हो जाए तो और बेहतर है, मतलब जितनी हमें जरूरत है उतना हमारे पास बिजली का उत्पादन है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है एक इकोनॉमिक, एक अर्थव्यवस्था के विकसित होने के लिए। ठीक है, तो एक डेटा हमारा ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा। तो यहाँ पे देखिए 4.2% थी 2013-14 में और 0.1% हो गई 24-25 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कट है। डेटा नंबर 3, 2.8 करोड़ से अधिक। डेटा नंबर 3, 2.8 करोड़ प्लस, प्लस मतलब अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है। मतलब कहने का मतलब है 2.8 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल चुका है, मतलब उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, वहां तक बिजली पहुंचा दी गई है। ठीक है, जिसके कारण से प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 45.8% की वृद्धि हुई है। पहले जितनी भी खपत होती थी एक व्यक्ति का, उसमें 45.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति खपत, ध्यान रखिएगा 45.8% की वृद्धि हुई है। वृद्धि की यहाँ पर जो लिखावट है वो थोड़ी सी खराब है, पर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं आप उसको ध्यान रखेंगे, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। 3 डेटा काम का हो गया, डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3। ये पीआईबी का डेटा है, बहुत शानदार डेटा है। आप इसको एनर्जी चैप्टर में आंसर राइटिंग में जरूर लिखिएगा, आपके नंबर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, डेटा नंबर 4 क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की कुल क्षमता 235.7 गीगावाट है, जिसमें से 226.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है। अब ध्यान से देखिएगा, 476 जो है वो कुल है, 476 क्या है, कुल है। और इस कुल में दो ही बात होगी, एक कुछ होंगे जीवाश्म से और कुछ होंगे गैर जीवाश्म से। और गैर जीवाश्म में 2 पार्ट आएगा, एक आएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा से हम कितना पैदा करते हैं, और एक आएगा परमाणु ऊर्जा से कितना पैदा करते हैं। जीवाश्म में ज्यादातर अधिकतर हिस्सा कोयले का होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं तापीय ऊर्जा। जरूरी नहीं है कोयला ही हो, डीजल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पर मैक्सिमम जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा क्या है, कोयले की है। तो 200 476 में अगर देखो ध्यान से, एक छोटी सी बात, ये टोटल कुल क्षमता है हमारे पास जो डेटा है पीआईबी का, उसमें से कुछ हम लोग गैर जीवाश्म से, कुछ हम लोग जीवाश्म से करेंगे। जीवाश्म से जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है भारत के पास, वो तापीय ऊर्जा है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा है, और ये परमाणु ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा से बोला जा रहा है कि 8.8 गीगावाट की क्षमता का उत्पादन है इसमें, देखते हैं। और यहाँ पे 235.7 गैर जीवाश्म का है, तो 235.7 गीगावाट गैर जीवाश्म का है। उसमें नवीकरणीय का कितना है, तो नवीकरणीय का इसमें दे रखा है 226.9, तो ये रहा 226.9 गीगावाट। ठीक है, 9 गीगावाट 49 है। तो गैर जीवाश्म जिसमें हम कोयला या पेट्रोल डीजल ये सब कुछ यूज नहीं करते, इसका परसेंटेज है लगभग 49% के आसपास, और जीवाश्म का परसेंटेज है लगभग 50%। तो जीवाश्म से जो पैदा होता है, तापीय ऊर्जा से जो पैदा होता है भारत में ऊर्जा, वो अभी 240 गीगावाट है। तो आप समझ लीजिए कि लगभग नवीकरणीय ऊर्जा लगभग 50% होने वाली है, 50% होने वाली है। हमारा लक्ष्य था कि 2030 तक भारत की जितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी, उस ऊर्जा उत्पादन में हम गैर जीवाश्म ऊर्जा से 50% तक का ऊर्जा पैदा करेंगे। तो 2030 का टारगेट है जो 2025 में लगभग पूरा होने वाला है। तो सोचिए अगर हम टारगेट को बहुत पहले अचीव कर ले रहे, टारगेट को बहुत पहले ही हासिल कर ले रहे, 4-5 साल पहले हासिल कर रहे, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना तेजी से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पीआईबी का है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें से अभी देखिए थर्मल पावर प्लांट अभी भी प्रमुख स्रोत है, जो कुल क्षमता का 50.52%, 240 मैंने अप्रोक्स लिखा है। ठीक है, जैसे ये है कितना, 52%। आपको इतना डेटा याद ना हो एग्जाम में, तो आप लगभग लिख सकते हैं, लगभग 50%, पर है डेटा कितना, 240 का। ये किससे हम लोग पैदा करते हैं, कोयले से। ये क्या है, गैर जीवाश्म से। गैर जीवाश्म नवीकरणीय से इतना होता है, नवीकरणीय में बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नवीकरणीय में हम सौर ऊर्जा भी यूज करते हैं, जल विद्युत भी यूज करते हैं। ठीक है, जल विद्युत भी यूज किया जाता है, पवन यूज किया जाता है, ज्वार यूज किया जाता है, ज्वारीय। फिर भूतापीय का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, भूतापीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर बायोमास का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको मिला के हम 226.9 गीगावाट का बिजली उत्पादन करते हैं। एक कॉमन सा सेंस है, जो पढ़ता है बच्चा या साइंस वाइंस के बारे में जानता है, या साइंस टेक्स्ट ने कभी कभी पढ़ रखा है, उसको एकदम अंदाजा हो जाएगा कि सर नवीकरणीय ऊर्जा में सभी लोग तो हैं, पर मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम किसका योगदान होगा भारत में, तो सबसे ज्यादा योगदान होगा आपका, ध्यान रखिएगा, किसका, सौर ऊर्जा का। तो कितना योगदान है हम लोग अभी डेटा में देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को, जो वहां पीडीएफ में है आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिख लिख के समझा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है और इसको आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का डेटा देखा जाए। हाँ, आगे का डेटा ये है यहाँ पर, नंबर 2, भारत का बिजली क्षेत्र दुनिया में, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दुनिया में सबसे विविधतापूर्ण है। सबसे विविधतापूर्ण क्यों है, कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ऊर्जा के लगभग सारे स्रोत हैं। कोई कम या ज्यादा हो सकता है, किसी का परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग सभी स्रोत हैं। अभी किसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम से देखिएगा ध्यान से सभी लोग। थोड़ा सा मैप और अच्छे से बना लिया जाए।
देखिए ध्यान से, एक एक करके मैं बता रहा हूं। देखिए, भारत से एक रेखा गुजरती है, आप सभी को पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो गुजरती है वो ये है। और इस कर्क रेखा के नीचे का जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा इसमें 300 दिनों तक माना जाता है, 300 डेज के लिए औसतन सूर्य की किरणें गिरती हैं। तो 300 दिनों तक, साल भर में अगर 300 दिनों तक इस रेखा या रेखा के नीचे, कर्क रेखा के नीचे सौर ऊर्जा गिरता है, तो ये वाला जो रीजन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है किस ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए? सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, ये वाला जो रीजन है गुजरात का, यहां पर ज्वार भाटा आता है, तो हम लोग यहां पर किसका उत्पादन कर सकते हैं? ज्वारीय ऊर्जा का। आपको पता है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी में, इन सब के पास क्या है? परमाणु है। परमाणु ऊर्जा भी भारत में है। तापीय ऊर्जा तो लगभग हर राज्य में कोई ना कोई एक थर्मल पावर प्लांट है। बिहार के पास भी एक थर्मल पावर प्लांट का ठीक ठाक सा क्या है? थर्मल पावर प्लांट। यहाँ भागलपुर में है, बाढ़ में है थर्मल पावर प्लांट। तो बिहार में देखा जाए तो हमारे पास, ये पूरे भारत में भी देखा जाए थर्मल है। मतलब हम लोग किसकी बात करें? तापीय की बात करें। यहां पे देखेंगे इस वाले पोर्शन में लद्दाख में आपको दिख जाएगा, भूतापीय जियोथर्मल। और आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा क्या? भूतापीय। ठीक है, ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या देखा जाए, और क्या हमारे पास है? तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे, जिसको तुम लोग ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी कहते हो, इस एरिया में केरल, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे देखोगे तो हवा का अच्छा दबाव होता है। और इस कारण से इस एरिया में अगर आप चाहोगे, इस एरिया में से अगर कोई बिजली उत्पादन करना चाहते हो, तो यहाँ के लिए सबसे बेस्ट है पवन ऊर्जा। यहाँ के लिए बेस्ट क्या है? पवन ऊर्जा। साथ ही साथ में आप सभी को पता है कि नदियों का पूरा जाल यहाँ पर है। नदियों का यहाँ पे पूरा क्या है? जाल है। इन जालों पे अगर देखा जाए तो इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना देखने को आपको मिलेंगी। जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेंगी। ऐसे यहाँ पर पेनिसुलर इंडिया में भी बहुत सारी रिवर्स हैं, उन पे भी आपको जल विद्युत परियोजना देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर, ये पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में जल विद्युत परियोजना है। बिहार में भी जल विद्युत परियोजना है। तो आप इस भारत के मैप को अगर आप देखो तो क्या भारत के पास सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का एक ही स्रोत है? आंसर है नहीं। भारत के पास ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित स्रोत हैं, और दुनिया भर में जितने भी स्रोत हैं जिनसे बिजली उत्पादन पूरी दुनिया में होता है, उसका हर एग्जाम्पल आपको भारत में मिलेगा। साथ ही साथ में हम लोग, आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं और इस पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी हो रहा है। हरित ऊर्जा में आता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन, इस पे भी भारत काम कर रहा है। इस पे भी बहुत सारी थोड़ी मोड़ी सफलता मिल गई। हम लोग ने बस बना रखा है, ट्रेन बना रखा है, और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। छोटे मोटे जगहों पे गोवर्धन स्कीम के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि बायोमास भी हम लोग उत्पादन करते हैं। मतलब जिससे बिजली बनाने के जितने भी स्रोत हो सकते हैं भारत के पास सभी। इसलिए इस पॉइंट में आप यहाँ पे देखोगे, इसलिए इस पॉइंट में एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पीआईबी में खुद लिख रखा है। देखिए, भारत का बिजली क्षेत्र दुनिया में सबसे विविधतापूर्ण है। यहाँ पे जो विविधतापूर्ण है ये है, इसका मतलब ये कहता है कि भारत के पास एक ही स्रोत नहीं, विभिन्न तरह के हजारों स्रोत यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ, इन सभी में से याद रखिएगा कोयले का उत्पादन अभी भी 50% से ज्यादा है, और नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 50% पास है। इसमें जो परमाणु ऊर्जा है उसकी क्षमता बहुत ही कम है, 8.8 गीगावाट ही है, क्योंकि हम परमाणुओं को ज्यादा विकसित नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण है, हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के टाइम पे, पर अभी धीरे धीरे उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, जून 2025 तक स्थापित क्षमता का मिशन इस प्रकार है। थर्मल 240 बता दिया था,
और सौर ऊर्जा 110.9, देखो ध्यान से, सौर ऊर्जा 110.9 गीगावाट, ठीक है। पवन ऊर्जा 51.3, पवन ऊर्जा 51.3 गीगावाट, ठीक है। जल विद्युत हो जाएगा 48, जल विद्युत 48 गीगावाट। और ये भी कौन से वाले, बड़े वाले, लघु जल विद्युत की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु 8.8 लिख दिया है। बायो पावर है 11.6, और ये जो बायो पावर है वो है 11.6 गीगावाट। भूतापीय ज्वारीय जो है ऊर्जा, इनका क्षमता बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए अगर इसका डेटा है तो ठीक है, नहीं है डेटा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर जो ऊर्जा के स्रोत है उनका डेटा आप आंसर राइटिंग में लिख के अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और हमारे पीआईबी डेटा में क्या करने हैं। स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति, पहले तो बात करें स्वच्छ ऊर्जा की। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ ऊर्जा क्या है तो याद रखिएगा इसका एक ही भाषा होती है, क्लीन एनर्जी का मतलब याद रखिएगा, ठीक है। हवा को दूषित ना करे, स्वच्छ ऊर्जा के कैटेगरी में आता है। देखिए सभी को ये डाउट होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होती है, हाँ होता है, पर जो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है वो भी स्वच्छ ऊर्जा हो सकता है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है परमाणु। परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, फिर भी परमाणु ऊर्जा को हमेशा स्वच्छ ऊर्जा के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। कारण क्या है, क्यों हम लोग रखते हैं कि चलिए परमाणु ऊर्जा से भूमि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, पर उसकी जो सुरक्षा प्रणाली इस तरह से होती है कि परमाणु ऊर्जा जब तक डैमेज नहीं हो या कोई घटना ना हो तब तक हवा को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा में कोई भी जहरीली गैस रिलीज नहीं होती है। इसलिए हम परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा ना होने के बावजूद भी इसको स्वच्छ ऊर्जा के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक सबके सब क्या होंगे, स्वच्छ ऊर्जा होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत में गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो लगभग कुल 49% है। थोड़ा देर पहले ही बताया था, लगभग कितना 49% है, ठीक है, ठीक है। जिसमें वैश्विक स्तर पर देखा जाए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। देखिए अब देखो यहाँ पे ध्यान से, भारत नवीकरणीय ऊर्जा में, अब रैंकिंग की बात आ रही है, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्थान में वर्ल्ड नंबर में, विश्व स्तर पर, विश्व में भारत नवीकरणीय ऊर्जा के में कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। क्या कौन बोल रहा है, पीआईबी का डेटा बोल रहा है, ठीक है। पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पे, सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पे। तो पवन ऊर्जा में देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा है जो हम लोग कहते हैं ये भारत में चौथे स्थान पर है। और सौर ऊर्जा के केस में, सौर ऊर्जा के केस में ध्यान से देखिएगा, सौर ऊर्जा के केस में कोई पूछे हम लोग पूरी दुनिया भर में कितने नंबर पर आते हैं, तो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, नवीकरणीय में भी 4 है, पवन ऊर्जा में भी 4 है, और जबकि सौर ऊर्जा में हमारे पास क्या है, 3 नंबर पे। विश्व स्तर पे हम इतना नंबर पे, अगर हम 1 नंबर पर आना चाहते तो इन क्षमताओं को और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये डेटा है, पीआईबी का डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, काम का आएगा। मार्च 2014 से जून 2025 के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 76.37 गीगावाट से बढ़कर इतनी हो गई है जो लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। अब देखो बात करें नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा 2014 से 2025 के बीच में कितना है, 3 गुना बढ़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। कोई पूछे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है तो आप इस डेटा को लिख सकते हो कि 2014 से 2025 के बीच में लगभग 10 साल के आसपास में भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना कर लिया है। जो अभी हमारे पास 226 है वो लगभग 75 के आसपास था, ठीक है, 76 कुछ था, तो तिगुना होगा तो 226 के आसपास आ जाएगा। तो ये डेटा भी हमारे बहुत काम का है, ठीक है। आगे देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का कुल बिजली उत्पादन में हिस्सा 22% हो गया है जो है। और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, 22%, 22.2%। सौर ऊर्जा क्षमता आपको पता था
2014 में 2.2 गीगावाट था, जो 2025 में 110.9 गीगावाट हो गया, लगभग 39 गुना वृद्धि हुई है 14 से। तो देखो यहां पर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे ले लेते हैं। सौर ऊर्जा की बात की जाए 2014 से 2025 तक हम लोग ने कहाँ काम किया, 2025 तक है 110.9 गीगावाट। और डेटा कह रहा है कि 2014 में था नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ये कहाँ गया ये, हाँ 2014 में था 2.82 गीगावाट से बढ़ के 2025 में 110.9 गीगावाट है, जो 29 गुना वृद्धि की है। ठीक है, तो यहां पे था आपका 2.82 गीगावाट। सोचो 2014 में इतना 2.82 लगभग 3 गीगावाट के पास उत्पादन था, ठीक है, सौर ऊर्जा का, जो 2025 में बढ़कर 110 ने, तो ये कितना गुना बढ़ा है, तो ये 39 गुना बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और कोई पूछ दे कि भैया बताइए सौर ऊर्जा में भारत का क्या योगदान है, या सौर ऊर्जा में भारत का क्या योगदान है ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत ने सौर ऊर्जा में बहुत मेहनत की है। लास्ट के एक दशक में, लगभग 10 साल में उन्होंने अपनी सौर ऊर्जा की क्षमता को 39 गुना बढ़ाया है, और इस तरह से बढ़ाया है कि पूरे विश्व भर में हम लोग सौर ऊर्जा के मामले में कितने रैंक पे हैं, तीसरे नंबर पर है। तो ये एक उपलब्धि है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में, आपको उपलब्धियों में इसको लिखना पड़ेगा आंसर राइटिंग में। क्लियर करें, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा 2014 में 21 गीगावाट था, 2025 में बढ़ के 51.3 गीगावाट हो गया। देखिए आइए हो गया सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अब आ रहे हैं पवन ऊर्जा की बात करें। पवन ऊर्जा में जो डेटा हमारे पास पीआईबी का, तो 2014 से लेकर 2025 की बात की जाए तो 2014 में देखिए यहाँ पे डेटा दे रखा है 21 और 2025 में दे रखा है 51.3, तो यहाँ पे था 21 और यहाँ पे था 51.3 गीगावाट। तो हमने 10 साल में लगभग 2 गुना से अधिक हमने अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को क्या किया है, बढ़ाया है। और क्या डेटा है, ठीक है, देश में 125 मीटर की ऊंचाई से इतने गीगावाट का पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान है, ये जरूरी नहीं है, काम का नहीं है। अब अंततः अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुस्रोत, अब आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय में भारत ने क्या क्या योगदान दिया। आप सबको पता है भारत ने ISA का 2015 में, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की चीज स्थापना की थी। एक अंतरराष्ट्रीय ये है एजेंसी है, पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका गुड़गांव में है, इंडिया में है। इसका फाउंडिंग मेंबर में याद रखिएगा भारत था। ठीक है, इन्होंने क्या उद्देश्य दिया, एक अंतरराष्ट्रीय सौर ग्रिड बनाना चाहिए। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय क्या होना चाहिए, सौर ग्रिड होना चाहिए। जल विद्युत में 2014 में इतनी क्षमता थी, बढ़ के 2025 में 48 क्षमता हो गई, और इसका लक्ष्य रखा गया 55 गीगावाट। तो जल विद्युत के जो क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जल विद्युत हम कितना टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 2030 तक बोला जा रहा है कि जल विद्युत से 55 गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता होनी चाहिए। पर 2025 में ध्यान से देखिए, 2025 में अभी 48 है, तो ज्यादा का अंतर है नहीं, 7 गीगावाट हमें और क्षमता बढ़ानी है, और हमारे पास वर्ष कितने हैं, 5 वर्ष। 5 वर्ष में बिजली का उत्पादन जो पानी से होता है उसकी क्षमता 7 गीगावाट बढ़ा दें, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मैं आज के ही क्लास में बोल रहा हूँ, से पहले ही हम लोग हासिल कर लेंगे उत्पादन में जल विद्युत से। ठीक है, बायो पावर में देखा जाए 8.1 गीगावाट से बढ़कर 11.16 गीगावाट हो गई है। राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021-2026 से चलाया जा रहा था, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस कार्यक्रम शामिल है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा की प्रमुख आपकी योजनाएं क्या है, आपको पता है पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना आपको 2024 में की गई थी, जिसमें माना गया था कि हम 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के घरों के लोगों पे ऊपर छत पर सोलर पैनल लगाएंगे। कितनी संख्या, 1 करोड़। एक स्कीम ये है। दूसरा पीएम कुसुम योजना सबसे फेमस है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में इस बार आ भी सकता है, बहुत फेमस है। पीएम कुसुम योजना में क्या किया जाएगा कि आपको एक सोलर पैनल दिया जाएगा, आपको एक सोलर पैनल दिया जाएगा। सोलर पैनल से आप बिजली उत्पादन कीजिए। बिजली उत्पादन को आप किस में भर लीजिए, बैटरी से। बैटरी से चलाइए क्या, पंप, और पंप से चालू कीजिए अपना सिंचाई कार्यक्रम।
इसमें आपको बिजली की तार या बिजली का कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और कृषि में कोई पूछे कृषि में ऊर्जा का क्या योगदान है, तो आप बहुत सारी बातें लिखेंगे, पर स्कीम लिखने की बात है तो मेरा सजेशन, तो आप हमेशा स्कीम क्या लिखेंगे, पीएम कुसुम योजना को स्कीम के फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। ठीक है, अगला बात सोलर पार्क योजना। सोलर पार्क लगाया जाएगा और ये सारा जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी के स्कीम है, तो इसको लिखेगा तो आपको फायदा है। सोलर पार्क में माना जा रहा है कि 500 मेगावाट का एक पार्क बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ सोलर का उत्पादन होगा। जैसे आप सभी को पता है, पार्क में जितने भी ग्रीनरीज होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे और घूमने उमने का, वॉकिंग करने का, बैठने का, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल माहौल रहता है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, वैसा ही पार्क रहेगा, उसमें पेड़ नहीं रहेंगे, वो सारे पार्क जैसा ही कल्चर रहेगा, पर सारे पेड़ की जगह सोलर प्लेट्स लगे रहेंगे। ऐसा दिखेगा कि पेड़ जैसा ही है पर उसमें सारे सोलर प्लेट्स लगे रहेंगे। उन सभी सोलर प्लेटों से हम बिजली उत्पादन करेंगे एक निश्चित जगहों पर पार्क के में बना के, इसलिए उसको नाम दिया गया सोलर पार्क। सवाल इसकी क्षमता कितनी, तो इसकी क्षमता याद रखिएगा 500 मेगावाट तक है। इतनी बड़ा सोलर पार्क बनाया जा सकता है, इससे छोटा बनेगा पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बनाने की क्षमता है वो कितनी है, 500 मेगावाट तक। ठीक है, पीएलआई स्कीम है। जैसे आपको पता है पीएलआई स्कीम इकोनॉमिक का टर्म है जिसमें हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं करने के लिए कि कोई भी कंपनी सोलर के लिए या सोलर का इंडस्ट्री डालना चाहती है तो उसके गवर्नमेंट के तरफ से क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, जिसके कारण से उसके सोलर कंपनी को बढ़ावा मिले और भारत में ही सोलर का उत्पादन हो। तो आयात जो हम लोग करते हैं, आयात जो हम लोग सोलर के पैनल्स का करते हैं, तो सोलर के पैनल का कॉस्ट बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है, जिसके कारण से उपभोक्ता या हम और आप सोलर पैनल लगाने से बचते हैं। तो सोलर को अगर बहुत तेजी से विकसित करना है तो इसके दाम को पहले घटाना पड़ेगा, और दाम को घटाने के लिए आयात को खत्म करना पड़ेगा, और आयात को खत्म करने के लिए देश में ही सोलर की सारी चीजें बननी चाहिए। इसके लिए सरकार पीएलआई स्कीम के तहत आपके सोलर निर्माताओं को लाभ देगी। ठीक है, फिर आदिवासी विकास और परमाणु ऊर्जा। आपको पता है पीएम जनमन योजना है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को 1 लाख से ऊपर घरों में विद्युत ऊर्जा, सोलर नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा लगाने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा में देखिए हमारे पीआईबी का डेटा क्या है, देखिए ध्यान से 2014 में, फिर याद देखिए जो डेटा है वो फिक्स है 2014 से 2025 तक का। तो 2014 में 4780 मेगावाट ही हम लोग परमाणु से ऊर्जा हासिल करते थे, जो बढ़कर 8780 मेगावाट हो गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास डेटा आया है इसमें कितनी की वृद्धि हुई है, तो हम लोगों ने लास्ट के 10 साल में 4 मेगावाट, अगर गीगा में लिखना चाहते हो तो 4 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, याद रखिएगा भारत के पास अभी टोटल 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ठीक है, 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है। और क्या बात की गई है, बात की गई 2033 तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की संख्या 5 बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए आपको सभी को पता है 22,000 करोड़ का आसपास क्या है बजट रखा गया है। कितने, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें एक आपको मैंने क्लास में बता रखा है, एक हमें बिहार को भी मिला है। जब ये चालू हो जाएगा तो फिर परमाणु ऊर्जा की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको याद रखिएगा ध्यान से 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है किसके लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए। परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर हम लोग 100 गीगावाट कर देंगे। इसके लिए जो लक्ष्य है वो याद रखिएगा 2047 तक, एक सेकेंड थोड़ा सा 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट का लक्ष्य रखें सिर्फ परमाणु ऊर्जा से हासिल करने का। ठीक है, अभी बहुत ही कम है, 8.8 गीगावाट है। तो परमाणु ऊर्जा जो अभी ठीक ठाक 20-25 साल अभी भी है, 20-25 साल के दौरान हम लोग कम से कम परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का क्या रखें, लक्ष्य रखें। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आप सबको पता है 2030 तक 5 मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन करने का क्षमता रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हम लोगों ने 5 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, 2030 तक
वार्षिक उत्पादन का क्या रखा है, क्षमता का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मो पावर प्लांट आपको सबको पता है, थर्मो पावर प्लांट आपको इसमें 240 गीगावाट है, जो लगभग 50.52% के पास, 52 तो नहीं बोलना चाहिए, फिर 52 बोलना चाहिए, पर मैं 52 बोल रहा हूँ कि आप समझ जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोयले का उत्पादन हमारे उतने काम का नहीं है, डायरेक्ट सोलर से लेना देना नहीं। कोयला आपूर्ति ये कोयल इंडस्ट्री का काम का है, आयात निर्भरता का घट का ये काम का है नहीं, सारी चीजें काम की नहीं है। पीआईबी में बहुत सारा डेटा देखा रहता है, पर हमें देखना है कि कौन सा डेटा बहुत इजी गोइंग हो, हमारे काम का हो और आंसर में लिखने के लिए बहुत सूटेबल हो, ठीक है, ठीक है। कोयले का हमारे काम का नहीं है डेटा, तो ये हमारे उतना जीरो है। फिर देखिए नेट जीरो लक्ष्य, आपको पता है नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत ने 2070 तक रखा है। इसके लिए हमें ऐसी ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना पड़ेगा जो कार्बन का उत्सर्जन ना करे, और भारत में जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही कार्बन हम लोग वातावरण से खींच ले, कि लगभग दोनों बराबर हो जाए और हमारा नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसके लिए लक्ष्य हम लोग ने रख रखा है 2070 तक, ठीक है, ठीक है। तेल और गैस हमारे काम का नहीं है, ठीक है, हाँ। और ये याद रखना इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम लोग बहुत फेमस है, इस पे अभी तक बीपीएससी ने सवाल पूछा क्यों नहीं पता नहीं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, तो 2014 में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज था पेट्रोल में, 2014 में 1.53% थी, इतना ही हम लोग इथेनॉल में ब्लेंडिंग कर पाते थे। पर 2025 तक ये जो डेटा है वो बढ़ के 18.5% हो गई है, 18.5% हो गई है। और 2025-26 तक हमें हमारा जो लक्ष्य है 2025 से 2026 वर्ष तक हमारा लक्ष्य है कि ये इथेनॉल मिश्रण का परसेंटेज ब्लेंडिंग कितना होना चाहिए, 20%। तो बहुत ही करीब है, 18.5% हो गया, 1.5% का अंतर है। हम इस टारगेट को, इस लक्ष्य को हमें से पहले क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पीआईबी का डेटा था। तो देखो मैंने सारा डेटा बता रखा है जो हमारे काम का है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बोर्ड पे मैंने जितना चीजें लिख रखी हैं इसका सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। इन डेटा का इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे जब हम लोग एनर्जी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो इन नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय और तापीय ऊर्जा को कैसे हमको पढ़ना है, इसमें मेंस के पेपर में क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, उसमें डेटा क्या लिखना है, तो डेटा मैंने सारा बता दिया। अब इसके बाद कोई नया डेटा आता है तो मैं सजेशन दूंगा कि मेंस तक कोई नया डेटा ना पढ़ें, इस डेटा से भी लिखा जा सकता है, परफेक्ट है, लेटेस्ट डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये माना जा रहा है, लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो हमारा 71 का मेंस होगा वो होली के बाद होगा, मार्च के आसपास होगा। तो सिंपल सी बात है 2025 का जो दिसंबर आएगा उसमें पीआईबी एक सालाना डेटा निकालेगी। तो सालाना जो डेटा निकलता है साल भर का, उसमें भी फिर एनर्जी चैप्टर का डेटा आएगा। तो उस डेटा को याद करना चाहते हो आप उस डेटा को याद करो, या इस डेटा को याद करना चाहते हो इस डेटा को याद करो। दोनों में से कोई एक डेटा लिखोगे, कोई काट नहीं सकता, परफेक्ट डेटा है। पर डेटा लिखने से पहले ये जरूर लिखें, जो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार फिर से बता रहा हूँ, बच्चे ये पॉइंट लिखते नहीं और डेटा डायरेक्ट लिख देते हैं, ध्यान से रखिएगा, कभी भी ये चीज हमेशा लिखेंगे। पीआईबी के अनुसार डेटा कब तक का है ये जरूर मेंशन करें। आप पीआईबी के अनुसार ये डेटा है ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चल जाएगा काम। पर ये वाला परफेक्ट लोकेशन है, परफेक्ट चीज है, आपको इसी की हेल्प लेनी चाहिए। पीआईबी के अनुसार जून 2025 तक ये डेटा है। आप इस तरह से लिखिए, आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, स्कोर आपके बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज कहीं पर भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहां पे ऐसा डेटा लिखोगे, चेक करने वाला से इंप्रेस होगा और आपको बोलेगा कि हाँ आपको डेटा आंसर राइटिंग में लिखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक इतना ही। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके इसमें जितने नोट्स है आपको मिल जाएंगे, पर मेरा सजेशन है इन सभी डेटाओं को अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये डेटा आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।